नमस्कार। आज है 25 नवंबर, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। डिजिटल मीडिया को लेकर नया कानून लेकर आएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। डिजिटल मीडिया को बनाया जाएगा आसान। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। नए नियम से कितनी बदलेगी डिजिटल दुनिया। 5 मिनट में सिस्टम नॉर्मल नहीं हुआ तो मानी जाएगी तकनीकी खामी। ब्रोकर्स के सिस्टम में तकनीकी खामी पर सेबी का नियम जारी। निचले स्तरों पर खरीदारी से संभला बाजार। निफ्टी 29 अंकों की मामूली बढ़त के साथ पहली बार 18,500 के पार बंद। सेंसेक्स ने 62,447 का बनाया रिकॉर्ड। बजट की तैयारियों पर अहम बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा। वित्त मंत्रियों ने बजट पर दिए सुझाव। एचडीएफसी बैंक के मर्जर को एचडीएफसी शेयर धारकों से मिली मंजूरी। अगले साल 23 जून तक मर्जर की प्रक्रिया होगी पूरी। और अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज के बिना इजाजत इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं। बिना इजाजत इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो ये रही हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। आज पूरे दिन की कहानी न्यूज अपडेट में देखिए। और आज दिन भर दिल्ली की सियासत सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा डाला। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के डर के कारण केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची गई है और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसमें शामिल हैं। सिसोदिया ने मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो सिर्फ केजरीवाल की फिक्र कर रहे थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर उन्होंने कहा कि यह खुदकुशी नहीं, हत्या है, इसकी जांच हो। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल में मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल अभी खत्म नहीं हुए। इस बीच दिल्ली के स्कूलों में विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ का घोटाला सामने आ गया और इसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दावा यह किया गया है कि 2400 क्लासरूम्स के कंस्ट्रक्शंस में पैसों की हेराफेरी की गई है। विजिलेंस निदेशालय ने इस स्कैम की जांच की सिफारिश कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना आरोप पत्र दायर कर दिया है। और इधर केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगा तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति में सिसोदिया को राहत भी मिल गई। आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दायर की है। मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट में 2 बिजनेसमैन, एक न्यूज चैनल के चीफ, हैदराबाद के एक शराब कारोबारी, दिल्ली के एक शराब डिस्ट्रीब्यूटर और आबकारी विभाग के 2 अधिकारियों के नाम हैं। चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं आने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि डिप्टी सीएम पर सारे आरोप फर्जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहोम जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया। पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम हुआ। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास है। अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार इन गलतियों को सुधार रही है। इस दौरान उन्होंने सेनापति लचित के योगदान को याद किया। श्रद्धा मर्डर केस में आज एक और मोड़ आ गया। हरियाणा के फरीदाबाद में सूटकेस में शव के टुकड़े मिले हैं और फरीदाबाद पुलिस की सूचना के बाद श्रद्धा मर्डर की जांच कर रही दिल्ली पुलिस वहां पहुंची। ये बॉडी पार्ट्स
श्रद्धा मर्डर से जुड़े हैं या नहीं, इसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों से मिली हवा जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में सूटकेस में जो शव के टुकड़े मिले हैं उसका संबंध श्रद्धा मर्डर केस से हो सकता है। सूरजकुंड के जंगलों में बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इसके पोस्टमार्टम के बाद यह तय हो पाएगा कि शव महिला का है या पुरुष का। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है। आज इस यात्रा में बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह शामिल हो गए। राहुल गांधी ने विजेंद्र सिंह के साथ फोटो ट्वीट की। इसका कैप्शन उन्होंने लिखा, मूंछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे, जोशीले कदम। वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से विवादों में ये आ गई है। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस सभी 15 साल की पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित नीति राज्यों को भेज दी गई है। गडकरी ने कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी एक फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के 2 संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन 1 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो बिटुमिन का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में भी कमी आएगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे, तो गडकरी के प्रयासों की उन्होंने तारीफ भी की। तो चलिए, अब दिन भर का अपडेट आपने ले लिया। अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान काफी आसान हुआ है। खबरें और सूचनाएं टीवी और अखबारों से निकलकर अब आपके मोबाइल पर सीधे पहुंच रही हैं। इंटरनेट ने खबरों के पारंपरिक साधनों के अलावा नए डिजिटल माध्यमों को भी बढ़ोतरी दी। आज कोई भी डिजिटल माध्यम के जरिए खबरें देश और दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। डिजिटल मीडिया के जहां कई फायदे हैं तो उस पर कई चुनौतियां भी हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये दरअसल कई चुनौतियों से घिरा हुआ है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, कानून इसलिए क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि डिजिटल मीडिया एक तरह से बेलगाम हो गई है और उसमें बहुत जरूरी है उसे कानूनी दायरे में लाना। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पर काम कर रही है। एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने जानकारी दी कि डिजिटल मीडिया में जहां ढेरों मौके हैं तो कई तरह की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि इसे बेहतर और आसान बनाने के लिए नियम लाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को भी बदलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन महीनों की बजाय कुछ दिनों में के भीतर ही हो जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा जब सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल की बात कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2019 को प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल 2019 का ड्राफ्ट पेश किया था। इस बिल को 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स की जगह लेने के लिए लाया गया था, लेकिन इस बिल पर ज्यादा काम नहीं हो सका। इसमें डिजिटल मीडिया को लेकर क्लैरिटी नहीं होने की वजह से इसे वापस ले लिया गया। डिजिटल सेक्टर ने इसमें रजिस्ट्रेशन की शर्तों को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसी साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2022 लाने की बात कही। इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाना था। इस बिल में डिजिटल न्यूज मीडिया को सूचना प्रसारण मंत्री के तहत लाने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें डिजिटल मीडिया को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई है। इसके साथ ही इसमें सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो नियमों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल मीडिया पर एक्शन ले सकती है। अब सरकार इस बिल का नया रूप, नए स्वरूप लेकर सामने आ सकती है और इस बिल में डिजिटल सेक्टर से जुड़े प्लेयर्स की शंकाओं को दूर किया जा सकेगा। आपको ये भी बताएं कि डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं है। तो कुल मिलाकर डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की ये जो चर्चा शुरू हो चुकी है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विराग गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नियम तो हैं, हम देख पा रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन बड़ी स्कैटर्ड सी हैं, इन्हें एक सूत्र में पिरो नहीं पाता है कोई।
फिलहाल आप वस्तु स्थिति बताएं, मौजूदा स्थिति क्या है और क्यों सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट या कानूनी दायरे में लाने की बात कह रही है? देखिए, डिजिटल मीडिया को समझने के लिए, मीडिया और मीडिया को समझने के लिए पिछले 150 सालों के कानूनी इतिहास की एक समरी समझना जरूरी है। तो अंग्रेजों के ज़माने में आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें मीडिया बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कानून 1867 में बनाया था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट का। उसके बाद कई बार उसमें उन्होंने कानून ऐसे बनाए जिसमें रिस्ट्रिक्शन थे, जिसके खिलाफ आंदोलन हुए। इसीलिए आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, जिसके तहत मीडिया की भी आज़ादी शामिल है। उसके बाद 1957 में कॉपीराइट का कानून बना, जिसका कि डिजिटल मीडिया में अभी बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और फिर प्रिंट मीडिया में एक सेल्फ रेगुलेशन और उसके भीतर एक कंटेंट को वो करने के लिए 1978 में प्रेस काउंसिल का कानून बना। और जब टेलीविज़न आया तो उसके लिए 1995 में केबल टीवी का कानून बना। और जब इंटरनेट आया तो आईटी एक्ट बना, जिसके तहत डिजिटल मीडिया आएगा। और उसके तहत 2021 में सरकार ने एक नियम बनाए हैं, जिसमें कि डिजिटल मीडिया के लिए भी एथिक्स कोड उन्होंने पार्ट 3 में बनाए हैं, जिसके तहत अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यद्यपि उनको कुछ हाईकोर्ट में चुनौती भी मिली है और उन पर विवाद भी हैं और उनको पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया जा सका है। बिल्कुल। लेकिन ये जो नए कानून की बात अभी सरकार कह रही है, ये मौजूदा जो भी हमारे पास तंत्र डिजिटल मीडिया को साधने का है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, उससे ये अलग कैसे होगा? क्या नया होगा इसमें? देखिए, नए कानून की जरूरत 2 वजहों से है। पहली जरूरत यह है कि संविधान के तहत समानता है, तो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और टेलीविज़न मीडिया के लिए एक जैसे कानून हों। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया और टीवी के लिए बड़ी सख्त व्यवस्था हो, डिजिटल के लिए बिल्कुल एक नई व्यवस्था हो। लेवल प्लेइंग के हिसाब से खराब है। और दूसरी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसके दूसरे बहुत सारे पहलू हैं। इसके लिए सरकार में असमंजस की स्थिति भी है और सरकार के अंदर इच्छा भी है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। उसमें टुकड़े टुकड़े में कई सारे काम हुए। एक काम ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें बदलाव करके, और क्योंकि नॉर्मली जो डिजिटल का पूरा कार्य क्षेत्र है वो आईटी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और मीडिया के लिए आईएनबी मिनिस्ट्री को उन्होंने अधिकृत किया। ये एक बड़ी चीज़ थी। और नए कानून की ज़रूरत 3 लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला कि डिजिटल मीडिया का भी रजिस्ट्रेशन हो, दूसरा डिजिटल मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन हो, और तीसरा डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट है उस कंटेंट में जो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको डिस्टर्ब किए बगैर उसको किस प्रकार से भारत के कानून के दायरे में लाया जाए। इस लिहाज से नए कानून और नियमों की कई बार बात होती है। लेकिन सर, हम जब भी बात करते हैं डिजिटल मीडिया की तो कहा जाता है भाई ये न्यू एज मीडिया है। और अब हम देख रहे हैं अखबार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से जुड़े हुए ब्रॉडकास्ट चैनल्स हो, हर किसी का अपना एक पैरेलल डिजिटल इकोसिस्टम भी तैयार हो चुका है। तो क्या बेलगाम है वहां पर चीजें, वहां पर ठीक ढंग से काम हो नहीं रहा है? और अगर सरकार नए बिल को लेकर आती है तो ऐसा तो नहीं होगा फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी कि साहब देखिए फिर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के हवाले देकर? देखिए, जब भी किसी सेक्टर्स में रेगुलेशन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर विरोध होता है, और सेक्टर अगर ग्रो कर जाता है उसके बाद अगर कोई कानूनी व्यवस्था बनाई जाती है और ज़्यादा प्रतिरोध होता है। लेकिन एक समस्या ये है कि आज आप एक अखबार निकालना चाहें तो उस अखबार के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसको सरकार ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब हैं, फेसबुक हैं या नेटफ्लिक्स हैं, इनको भारत में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले हफ्ते बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर थी जिसके अनुसार जो मेटा है, मेटा कंपनी के भीतर 3 बड़े प्लेटफॉर्म, उनके फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वो भारत का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है। और भारत के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म में वो पूरा डिजिटल है और उसके ऊपर भारत के कोई कानून लागू नहीं होते हैं। कंपटीशन कमीशन ने गूगल, जिसमें यूट्यूब शामिल है, उनकी जो डोमिनेंस पोजीशन की जांच के लिए कुछ महीने पहले उसके जांच के आदेश दिए थे कंपटीशन कमीशन ने दूसरे मामले में उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। और 2 लिहाज से बहुत महत्व है इसका। इसको संकुचित दायरे से अगर देखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए
कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने डिजिटल मीडिया जो स्पेशली जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको विवश किया है कि वो अपनी रेवेन्यू से एक मीडिया को, जो कंटेंट क्रिएटर है उसको रेवेन्यू शेयरिंग करें। उससे जो लोकतंत्र है, मीडिया जो कन्वेंशनल मीडिया, उसको ताकत मिलेगी। तो जो भी नया रेगुलेशन आए वो रेगुलेशन छुटपुट यूट्यूब चैनलों को नियमित करने की बजाय बड़े टेक जाइंट्स से रेवेन्यू शेयरिंग कराए तो भारत में जो प्रिंट मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया है, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी एड रेवेन्यू बढ़ेगी। और दूसरा, जो उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है उसको भारत के कानून के दायरे में लाया जाए, ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें भी अनेक युक्त संगत प्रतिबंध हैं, एक्सेप्शंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उनको लागू करने के लिए सबके ऊपर बराबरी से कानूनी व्यवस्था लागू हो, तो ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ी एक चुनौती है। और डिजिटल को कानून के दायरे में लाने के साथ उसकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बरकरार रहे और जो कन्वेंशनल मीडिया है उसकी ताकत भी बढ़े। ये कोशिश नए कानून में करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के कई अरसे से इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट कैसे किया जाए। सवाल ये सरकार के बीच में भी मंथन के योग्य रहा है और लिहाजा इसीलिए अब सरकार ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं। अब देखिए कब तक आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो विराग जी की बातों से हम समझ पाए ये वक्त की ज़रूरत है और इस पर एक लंबा होमवर्क करके ही सरकार को लाना पड़ेगा ये डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। और बजट की तैयारियों को लेकर जो प्री बजट मीटिंग्स हैं उसका दौर भी जारी है और प्री बजट मीटिंग जो है वो वित्त मंत्री साहिबा ने भी शुरू की है और प्री बजट मीटिंग्स पर विश्लेषण जो है वो आप जी बिजनेस पर भी लगातार देख रहे हैं। जो भी मीटिंग्स होती हैं शाम को एक सार जो है आपके सामने हम उसका लाकर देते हैं अपने सहयोगी तरुण के साथ। और आज भी हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं, लेकिन आज बता दें कि मीटिंग हुई किस किस की। देखिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ, वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की है। अब इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बजट को लेकर स्वाभाविक रूप से कुछ सुझाव देने थे, अपनी तरफ से कई मांग भी उन्होंने की होंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भगवत कराड़ भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन भी मौजूद थे। तो कुल मिला के पूरी टीम के साथ वित्त मंत्री ने आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। पहले जरा बयान सुनिए, उसके बाद हम तरुण के पास चलेंगे और समझेंगे कि आज की बैठक का सार क्या रहा। देखिए, पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर हमने बातचीत की है, तो उसमें सबसे बड़ी बात हमने इसी बात के लिए कही है। और इसके अलावा दूसरे, क्योंकि एप्पल की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी है और उसमें जो जीएसटी में एक स्लाइड से इंक्रीज हुआ है 6% का पैकेजिंग मटेरियल में, उसके संदर्भ में हमने बातचीत की है कि उसमें अगर उसको कम किया जाए, यानी कि उसको 12% ही रख जाए 18 के बजाय, तो हमको हिमाचल पर, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है तो इसलिए उसमें मदद मिलेगी। तो हमने ये बात कही। जो जीएसटी कंपनसेशन है 1875 करोड़ हमारा बकाया है, उसे देने की बात मैंने कही। उसमें अभी उन्होंने कहा कि 34,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ रिलीज़ किया और तो हमको उस हिसाब से 50% मिलना था, लेकिन अभी करीब 500 करोड़ के आसपास रिलीज़ किया है। क्योंकि हमारे यहाँ माइंस बहुत है और इसलिए जितने भी, चाहे आयरन ओर हो चाहे कोयला हो, उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए। नीति आयोग में भी मैंने बात की थी और यहाँ भी मैंने वो बात कही है। उसी में से क्योंकि रॉयल्टी हर 3 साल में फिक्स होना था, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं, 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये रॉयल्टी उसमें बदलाव आया नहीं है। तरुण के पास चलते हैं। तरुण बताइए आज क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या चिंताएं और मांग थी राज्यों की।
ये एक औपचारिक बैठक होती है जो वित्त मंत्री प्री बजट से पहले स्टेट एफएम्स के साथ करती हैं। इस बैठक में साफ तौर से जो डिमांड्स निकल गई, जो कॉमन डिमांड्स थी वो थी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं उसमें सेंटर का जो योगदान है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। पहले ये 90% सेंटर का होता था, 10% राज्यों का होता था, लेकिन अब इसको कम करके 50% कर दिया गया। तो इस चीज़ को वापस अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था उस दौर में लेकर आना चाहिए कि 90% केंद्र सरकार अपनी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर अपना योगदान दे। दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आई वो डिमांड थी, वो ये थी कि सेस जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है उसको स्टेट्स के साथ ये, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सेस कलेक्ट किया जा रहा है तो ये एक तरीके की इनकम है और इसको स्टेट्स के साथ बांटना चाहिए। तीसरा, सभी स्टेट्स ने ये कहा कि एक फिस्कल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है स्टेट्स की, उस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। साथ साथ सबने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इस बजट में भी पिछला जो बजट था उसमें काफ़ी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट रखा गया था, इस साल भी उस बजट को बढ़ाया जाए। ये एक यूनिवर्स डिमांड स्टेट्स एफएम्स की तरफ से की गई। इस बैठक में दिल्ली, वेस्ट बंगाल और गुजरात को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी एफएम मौजूद थे और सबने अपने अपने राज्यों के हिसाब से डिमांड रखी। जैसे बिहार ने कहा कि हमें विशेष दर्जा मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने कहा कि हमें ओपीएस के हमने लागू कर दिया है तो ओपीएस में जो पैसा है वो केंद्र सरकार हमें वापस कर दे और ये हम केंद्र सरकार को अश्योर करते हैं कि ये पैसा हम राज्य कोष में यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम एक अलग अकाउंट में रखेंगे। और ये भी वित्त मंत्री को अश्योरेंस दी ओपीएस के ओल्ड पेंशन स्कीम में कि 2060 या 2070 तक कोई बड़ा लाइबिलिटी स्टेट फाइनेंस पे नहीं आएगी ओपीएस के चलते हुए। तो ये बेसिक डिमांड जो है वो यहाँ पे स्टेट एफएम्स ने वित्त मंत्री के सामने रखी। अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री इनमें से किस डिमांड को मानती हैं, क्योंकि एक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन दोनों वित्त मंत्री को बनाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैश्विक मंदी का दौर हम की जो बातें चल रही हैं। चलिए, और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश मामला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के नाम, चेहरे और आवाज का बिना परमिशन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अमिताभ बच्चन की इजाजत के बिना उनकी आवाज, नाम या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोर्ट की तरफ से यह फैसला पर्सनैलिटी राइट्स के तहत दिया गया है। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उनकी अनुमति के बिना आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के हक में जो फैसला सुनाया है वो पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आता है। अब ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, समझिए पर्सनैलिटी राइट्स का पूरा मामला। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां किसी बड़े एक्टर का नाम और आवाज का इस्तेमाल करती हैं। कई उत्पादों पर अमिताभ बच्चन समेत कई एक्टर्स के फोटो चिपकाकर उन्हें बेचा जाता है, लेकिन अक्सर इनके लिए परमिशन नहीं मांगी जाती है। अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ। उनके फोटो, चेहरे और आवाज का इस्तेमाल कई जगह किया जा रहा था। अमिताभ बच्चन के नाम पर फेक लॉटरी भी निकाली गई थी। इन सभी पर रोक लगाने के लिए अमिताभ ने पर्सनैलिटी राइट्स के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब ये पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं? दरअसल पर्सनैलिटी राइट्स किसी महिला पुरुष की पर्सनैलिटी से जुड़ा होता है। इसके लिए निजता के अधिकार के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राइवेसी और पब्लिसिटी से जुड़ा अधिकार शामिल है, यानी पर्सनैलिटी राइट्स के आसपास का कानून है। बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून में भी संवैधानिक तौर पर पर्सनैलिटी राइट्स के अधिकार हैं। इसी तरह कॉपीराइट एक्ट 1957 में भी लेखकों को ऐसे ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें अभिनेता, गायक, संगीतकार और डांसर भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान हो या कोई दूसरा एक्टर, सेलिब्रिटीज के लिए ये राइट्स काफी अहम हो जाते हैं। इन मशहूर शख्सियतों के नाम या प्रभाव का इस्तेमाल लोग सामान बेचने से लेकर कई अन्य चीजों के लिए करते हैं या कर सकते हैं। ऐसे में मशहूर लोगों के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपना नाम पर्सनैलिटी राइट्स के तहत रजिस्टर करवा लें। पर्सनैलिटी राइट्स के तहत होने से कोई भी संबंधित व्यक्ति के चेहरे, आवाज और फोटो का इस्तेमाल उनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ एक्टर्स को नुकसान हो सकता है बल्कि कई बार उनकी छवि पर भी असर पड़ता है।
भारत में जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कई नियम हैं, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन में इसके लिए कोई खास कानून नहीं है। हालांकि अमेरिका जैसे देश में गलत इंडोर्समेंट पर मशहूर शख्सियतों को प्रोटेक्शन का नियम है, यानी कि सेलिब्रिटीज अगर चाहें तो कोर्ट जाकर इस पर रोक लगवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी आधार कार्ड और इससे हो रहे फर्जीवाड़े ने सरकार को चौकन्ना कर दिया है और इसे देखते हुए UIDAI ने राज्य सरकारों और सभी विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आधार को स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूरी है। फर्जी आधार क्या है, कैसे आपके आधार की क्लोनिंग से फर्जीवाड़ा हो सकता है और इस फर्जीवाड़े से कैसे बचना है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आधार यानी आपकी पहचान का आधार, लेकिन अब तो जालसाज आपकी पहचान में ही सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। आपसे कोई छोटी सी चूक हुई नहीं कि वे आपके नाम का फर्जी आधार तैयार कर लेते हैं और फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, जबकि इसकी भनक तक आपको नहीं लगती। नकली आधार को लेकर सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। UIDAI ने सभी राज्यों और विभागों से कहा है कि किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड को स्वीकार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच जरूर करें। UIDAI ने साफ किया है कि किसी आधार कार्ड के जांच के बाद उसे अगर नकली पाया जाता है तो उसका उपयोग करने वाले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। UIDAI ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को इसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही UIDAI ने आधार पिन को भी किसी के साथ साझा नहीं करने की बात कही है। पहले आपको बताते हैं कि कोई आधार असली है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए हमें UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार नंबर और कैप्चा डालने पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसके डालते ही आधार कार्ड धारक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि आधार असली है या नकली। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर आते हैं। इसके लिए आपको आधार पर मौजूद QR कोड को स्कैन करना होगा। आप आधार QR स्कैनर ऐप के जरिए भी असली नकली आधार की जांच कर सकते हैं। आपके आधार से कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके, इसके लिए मास्क आधार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधार के 12 अंकों के बजाय सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं। आधार खो जाने, चोरी हो जाने पर कोई मास्क आधार से धोखाधड़ी नहीं कर सकता। वहीं अपने आधार के बायोमेट्रिक को हमेशा लॉक रखने की कोशिश करें। आप UIDAI की वेबसाइट पर लॉक अनलॉक सर्विस के सेक्शन में जाकर ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके आधार पर कोई बेजा इस्तेमाल पर रोक लगेगी। जाहिर है, आधार आपकी पहचान है। ऐसे में अपनी पहचान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आपको सचेत और सतर्क दोनों रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे पर बम्पर छूट दी जाती है। कई प्रोडक्ट्स पर 70 से 80% तक छूट मिलती है। अमेरिका से शुरू हुआ ब्लैक फ्राइडे का ट्रेंड धीरे धीरे भारत भी पहुंच चुका है। अमेरिका का ब्लैक फ्राइडे कैसे भारत पहुंचा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरी डिटेल दे रही हैं मेरी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल, थैंक्स गिविंग के बाद जो फ्राइडे आता है उसे ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स काफ़ी सारे ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ब्लैक फ्राइडे की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट है। 1950s के टाइम पे US में जब थैंक्स गिविंग के बाद जो वहाँ की जो सिटी है फिलाडेल्फिया, वहाँ पर US में एक फुटबॉल मैच हुआ करता था और वहाँ पे काफ़ी सारा रश होता था, तो वहाँ की पुलिस काफ़ी परेशान थी फ्राइडे के दिन। उसके बाद से हमने इसे सिर्फ शॉपिंग के तौर पर यूज़ करते हुए देखा। फिलहाल अगर हम देखेंगे US में हर ब्रांड पे ये सेल है। इनफैक्ट इंडिया में अब लोगों को काफ़ी दिलचस्पी आ चुकी है, अगर वो रिटेलर्स हो, कंज्यूमर्स हो। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया ऑफर्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर अभी फ़िलहाल ऑफर्स की बात करें तो चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, टाटा क्लिक हो या फिर एडिडास, पूमा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, हर एक ब्रांड में आपको बढ़िया डिस्काउंट, बढ़िया ऑफर्स मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा बिक्री
इस पीरियड में देखी जाती है। इनफैक्ट नायका पर मंडे से ऑफर्स शुरू है, लेकिन उनका जो नाम है, उनका डिस्काउंट देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक फ्राइडे की जगह पिंक फ्राइडे का नाम दिया है। और बेवकूफ़ ब्रांड की जो हम सुबह से बात भी कर रहे हैं, ABFRL जिसे खरीदने वाला है, वहाँ पे तो येलो फ्राइडे का नाम दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा का पूरा स्पेस। इनफैक्ट नायका की तरफ से एक BSE पे डिस्क्लोजर भी आया, जहाँ पे उन्होंने पिंक फ्राइडे की सेल्स की बात की, जहाँ पे करीबन इस साल उनको 75% की ग्रोथ दिखी है। उनका कहना है कि हर मिनट में पिंक फ्राइडे में 400 से ज़्यादा के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि 57% की डिमांड टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से आ रही है। अगर आप US से भी मंगाना चाहते हैं और डिलीवरी करवाना चाहते हैं और ऑफर्स के फ़ायदे लेना चाहते हैं ब्लैक फ्राइडे पे, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, Amazon, ब्यूटी बे, मैक्स लाइट इन द बॉक्स, एसोस जैसी कुछ कंपनीज हैं जो भारत में भी डिलीवरी करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लैक फ्राइडे है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। आज से ठीक 6वें दिन गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ लोग भी इस बार कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जी मीडिया ने राजकोट के सोना कारोबारियों से बात की और चुनाव को लेकर उनका मूड जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं गुजरात के चुनाव में सोने व्यापारियों की क्या हालत है, 5 साल में सरकार ने इनको क्या दिया है। खास करके हम आज गुजरात के राजकोट शहर में है। यहाँ पे सौराष्ट्र की ये सबसे बड़ी सोनी बाजार है और सोने की बिक्री और चांदी की बिक्री यहाँ की सबसे ज्यादा रहती है। आज हमारे साथ सोनी बाजार के प्रेसिडेंट है, हम उनके साथ ही बात करेंगे। सर, इस चुनाव में गुजरात में आप क्या देख रहे हैं, सोनी व्यापारियों की कौन से बड़े मुद्दे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ज्वेलरी जो एक है वो एक ऐसा विषय है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब होने के लिए छोटे छोटे प्रोसेस कराने के लिए अपन को उसके अंदर जाना पड़ता है, एक कारीगर से दूसरे कारीगर तक। इस समय पोजीशन ये हुई कि हर कोने के ऊपर एक इन लोगों ने, सरकार ने पोस्ट खड़ी कर दी है ताकि उसकी चेकिंग बहुत सख्त हो सकती है, जिसका रिजल्ट ये आया है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से बिजनेस ऑलमोस्ट जो है प्रोडक्शन लेवल के ऊपर बहुत 20-30% ही रह गया है और इस चीज़ की हमें जो है थोड़ा मलाल भी है। अभी भी बहुत सी चीज ऐसी है जो खाली है, जिनको भरा जा सकता है और जिससे राजकोट आज इंटरनेशनल लेवल पे ज्वेलरी का हब है। पूरी दुनिया के लोग राजकोट से परिचित है ड्यू टू ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब। और यहाँ पर आज पिछले 10 सालों के अंदर में इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर एस्टेब्लिश हुए हैं कि यहाँ पर ग्रोथ की जगह बहुत बड़ी है। अगर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार थोड़ा सा ध्यान देती है तो सबसे पहले थोड़ी सी ड्यूटी लेवल पे हमको सपोर्ट मिल जाए, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसमें से, तो उससे उसका रेट नीचे जाने से जो लोग बाहर जाके गोल्ड परचेस करते हैं वो परचेसिंग इंडिया के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सर्राफा कारोबारी अपना विचार खुलकर साझा कर रहे हैं, बल्कि वहीं सूरत के कपड़ा कारोबारी भी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोले सूरत के कपड़ा कारोबारी। गुजरात चुनाव को लेके राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या किया है, अभी कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है, वो जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं कपड़ा बाजार में। यहाँ पे हमारे साथ फोस्टा के डायरेक्टर और कितने व्यापारी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके साथ हम लोग बात करेंगे। जी, कौन सा बड़ा मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है? ये मुद्दे तो ऐसे हल होते रहते हैं, लेकिन जीएसटी जो कपड़े पे पहले नहीं थी और वर्तमान में जो जीएसटी लगने के बाद सूरत का कपड़ा मार्केट काफ़ी प्रभावित हुआ है और उसमें सरलीकरण किया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे उनकी जो हमारे सरलीकरण करवाते नहीं, उससे ज़्यादा दूसरे कोई मुद्दे उनको अभी इनवाइस बिल के लिए जो उन्होंने किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर 5 करोड़ से ऊपर ये लगाएगा तो यहाँ पे व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं इस टाइप की समस्या पैदा करके व्यापार को डिस्टर्ब करने वाली बात है। और जो हमारा जीएसटी का जो है 5% का 12 किया था, तो उसको भी एक स्टॉप किया हुआ है, उसको अभी हटाया नहीं है। तो हम वो सब भी हम लोग एक लड़ती हुई तलवार है जो कभी भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो हम ये सब मुद्दों को अभी अब चाहते हैं कि जब चुनाव का टाइम है तो सरकार अगर ये सब का अगर वो बोल देते हैं तो हमको ये अच्छा लगेगा कि भाई चलो ये समस्या हल होने वाली है। जो हम फेस कर रहे हैं वो है यहाँ पे उन्नयन का कोई भी कार्य नहीं है कि हम कपड़े को जो बना रहे हैं वो हमारे द्वारा ही बन रहा है। कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है विषय।
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैं कपड़ा मंत्रालय और गुजरात सरकार उन दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए, कुछ गारमेंट को जो लेकर के जो हमेशा से आश्वासन दिया जा रहा है उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा कई स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी होती है जिससे कि कपड़ा व्यापारी को फायदा हो सकता है, जैसे MSME में निकाला है, इंडस्ट्री के लिए निकालते हैं, तो एक सब्सिडी की स्कीम जो है व्यापारी को रिलेटेड कोई ऐसी सब्सिडी की स्कीम निकल जाए जिससे व्यापार की प्रगति हो, ऐसा हम गुजरात सरकार से चाहते हैं। कार लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। टोयोटा ने एक नई इनोवा हाई क्रॉस से आज पर्दा उठा दिया है। नई इनोवा का फ्रंट और बैक लुक अभी तक मौजूद इनोवा क्रिस्टा से काफी अलग है। टोयोटा ने नई इनोवा के बाहरी लुक के साथ ही इंटीरियर में भी काफी बदलाव किए हैं। नई इनोवा जनवरी 2023 से भारतीय बाजार में कदम रखेगी। इससे पहले कार की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। हालांकि कंपनी ने कार की कीमत से फिलहाल पर्दा नहीं उठाया, उसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 17 से 20 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर सकती है। जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से ही सबसे ज्यादा चर्चा ब्लू टिक को लेकर हुई है। पहले इलॉन मस्क ने कहा था कि ब्लू टिक के लिए $8 हर महीने चुकाने होंगे। फिर कुछ दिन बाद इलॉन ने इस फैसले में कुछ नई चीजें जोड़ दी। अब इलॉन मस्क ने इसकी री-लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है और इस बार वेरीफाइड टिक सिर्फ ब्लू रंग का नहीं होगा बल्कि कई और कलर्स भी जुड़ गए हैं। तो अब नए कलर्स कौन कौन से होंगे वेरिफिकेशन बैच के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। इलॉन मस्क ट्विटर को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत वो वेरिफिकेशन बैज यानी ब्लू टिक से कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने पहले बताया था कि ब्लू टिक के लिए लोगों को महीने करीब 650 रुपए देने होंगे। अब मस्क ने इस प्लान को एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और इसके री लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि ट्विटर ब्लू सर्विस 2 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ट्विटर ब्लू में अब सिर्फ ब्लू टिक नहीं होगा बल्कि अलग अलग संस्थानों के हिसाब से टिक का कलर होगा। मस्क ने बताया कि कंपनियों के चेक मार्क का कलर गोल्डन होगा, सरकार और सरकारी संस्थानों के लिए चेक मार्क का रंग भूरा यानी ग्रे होगा और व्यक्तियों के लिए ये ब्लू ही रहेगा। मस्क ने साफ किया कि ब्लू टिक सेलिब्रिटी हो चाहे आम लोग, सबके लिए होगा। आपको बताएं कि ट्विटर ब्लू एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस है। इलॉन मस्क ने कहा कि इस सर्विस के लिए आपको $8 हर महीने चुकाने होंगे। मस्क ने इस चार्ज को जरूरी बताते हुए कहा था कि ट्विटर ब्लू सर्विस लेने पर आपको कई तरह की प्रीमियम सर्विसेज भी मिलेंगी। मस्क ने बताया था कि इस सेवा के तहत आपको कम ऐड दिखेंगे, लंबे वीडियोस अपलोड करने की सुविधा मिलेगी और सर्च में आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। ब्लू टिक सर्विसेज को लॉन्च करने के साथ ही इलॉन मस्क दूसरी चीजों पर भी काम कर रहे हैं। मस्क ने एक ट्वीट में बताया कि वो वर्चुअल जेल पर भी काम कर रहे हैं। पॉलिसी के उल्लंघन होने पर यूजर्स के अकाउंट को वर्चुअल जेल में भेजा जाएगा, यानी कि इस दौरान आपके अकाउंट की गतिविधियों को सीमित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मस्क उन ट्विटर अकाउंट्स को भी बहाल कर देंगे जो बैन किए गए हैं। मस्क ने ट्वीट करके बताया कि बैन अकाउंट्स को बहाल करने का काम अगले हफ्ते से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए टेक की दुनिया की सबसे बड़ी 10 खबरें, डायसन के पेट ग्रूमिंग किट से लेकर वीयू के ग्लोलेट टीवी तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या रहा खास। सिंगापुर बेस्ड डायसन ने पेट पेरेंट्स के लिए लॉन्च किया पेट ग्रूमिंग किट। ये किट डायसन के सारे कॉर्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर्स के साथ कंपैटिबल है और काफी इजी टू यूज भी है। ये टूल डायसन ने स्पेशली पेट डैंडर और लूज पेट हेयर मैनेज करने के लिए डिजाइन किया है। ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की रेंज में सोनी ने लॉन्च किया अपने लेटेस्ट ईयरबड्स लिंकबड्स SWF-LS900N। इसमें लिसनर्स को एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और कस्टमाइज टच कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। IPX4 रेटिंग से लैस ये ईयरबड्स वाटर रेजिस्टेंट भी हैं और कंपनी के अकॉर्डिंग 20 घंटे की बैटरी लाइफ भी देते हैं।
वीयू ने लॉन्च किया अपना 43 इंच ग्लो लेड टीवी। अफोर्डेबल रेंज में लॉन्च किया गया ये टीवी कंपनी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 4K टीवी से 4.5 टाइम्स बेटर कलर रिप्रोडक्शन करता है। इसके साथ ये वीयू डेवलप्ड ग्लो पैनल और ग्लो AI प्रोसेसर के साथ भी आता है। व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है नया फीचर जिससे यूजर्स इमेजेस, जिफ या डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते समय कैप्शंस भी ऐड कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर मीडिया फॉरवर्ड करते हुए अभी कैप्शंस ऐड नहीं होती है, हट जाती हैं। फिलहाल ये फीचर सिर्फ कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए डेस्कटॉप ऐप पर ही आया है। डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स के लिए गूगल लाया मटेरियल यू टॉगल डिजाइन। पिल शेप डिजाइन वाला ये टॉगल न्यू कलर मैपिंग्स ब्रॉडर ट्रैक के साथ लॉन्च हुआ है। M3 टॉगल को यूजर्स एडिटर्स ओवरफ्लो मेन्यू से यूज कर सकते हैं। वीवो ने लॉन्च की अपनी X90 सीरीज। इस सीरीज में वीवो X90, वीवो X90 Pro और X90 Pro Plus हैं। X90 और X90 Pro Dimensity 9200 प्रोसेसर पर रन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें X90 Pro Plus की तो ये Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर पर रन करता है। X90 Pro में यूजर्स को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, वहीं Pro Plus में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। क्वालकॉम ने लॉन्च किया प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए Snapdragon 782G चिपसेट। इस चिपसेट से यूजर्स सीमलेस 5G गेमिंग, लो लेटेंसी ब्लूटूथ ऑडियो, इमर्सिव वीडियो कॉल्स और प्रीमियम फोटोग्राफी जैसे टास्क आसानी से कर सकेंगे। Asus ने लॉन्च की अपनी लेटेस्ट A3 डेस्कटॉप सीरीज। इसमें 2 सिस्टम्स लॉन्च किए गए हैं, Asus A3402 और A3202। ये दोनों डेस्कटॉप्स 12th जेन इंटेल कोर प्रोसेसर से लैस हैं और नैनो बेजल डिस्प्ले के साथ आते हैं। इनमें यूजर्स को AI नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी और डॉल्बी एटमॉस साउंड जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। डैनिश ब्रांड जैब्रा ने लॉन्च किया अपने ईयरफोन्स इवॉल्व 2 बड्स। एडजस्टेबल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन लॉन्ग वायरलेस रेंज से इक्विप्ड ये ईयरबड्स 33 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ के साथ आते हैं, इंक्लूडिंग द चार्जिंग केस। प्लेफिट ने लॉन्च की अपनी नई स्मार्ट वॉच प्लेफिट स्लिम 2C। 1.3 इंच IPS स्क्रीन और ब्लूटूथ कॉलिंग से लैस ये वॉच IP67 रेटिंग के साथ आती है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये वॉच सिंगल चार्ज में 5 दिन तक चल सकती है। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। बात बाजार की, शेयर बाजार में आज के कारोबार की बात करें तो कल की दमदार तेजी के बाद आज बाजार में कुछ सुस्ती दिखाई दी। हालांकि आखिर में निचले स्तरों से कुछ सुधार दिखा। सेंसेक्स 20 अंकों की बढ़त के साथ 62,293 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 अंक चढ़कर 18,512 पर बंद हुआ। बाजार में आज कारोबार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई थी। दिन में कमजोरी कुछ गहराई भी, मगर लोग गिरावट का फायदा उठाते नजर आए और बाजार ने आखिरी घंटे में रफ्तार पकड़ ली। मार्केट में और किस तरह का एक्शन दिखा, बता रहे हैं कुशल गुप्ता। जी, तो यह हफ्ता हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन और इवेंटफुल था, जहां पर मंथली एक्सपायरी तो थी ही, साथ ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाइफ हाइज भी लगाते हुए नजर आए। इनफैक्ट ये हफ्ता छोटे मझोले शेयरों के लिए काफी शानदार रहा और उसके साथ साथ PSU बैंकों में तो हमने बेहतरीन तेजी आती हुई भी देखी। इनफैक्ट यहाँ पर निफ्टी में सबसे पहले मैं बात करूं तो 1% के गेंस रहे थे लगभग, और बैंक निफ्टी आप देखिए लाइफ हाइज बनाते हुए दिखा और 43,000 के पार पहली बार हमें इस हफ्ते यहाँ पर ये लेवल्स आते हुए दिखे। तो 1.3% के गेंस पूरे हफ्ते में यहाँ पर भी देखने को मिले। और साथ ही ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस की मैं बात कर रहा था तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा की तेजी आपको यहां पर भी आती हुई दिखी। निफ्टी में जहां तक अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो तेजी का रुझान था ही, पर सेक्टोरल इंडाइसेस में PSU बैंक यहां पर सबसे ज्यादा तेजी रही। करीबन 5% से ज्यादा के गेंस इस इंडेक्स पे बनते हुए दिखे। साथ ही IT और ऑटो में भी अच्छा खासा रुझान था, पर गिरावट सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टोरल इंडेक्स में थी तो वो था रियल्टी स्पेस। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों को देखेंगे तो यहां पर HDFC लाइफ ने शानदार पारी खेली, करीबन 10% के गेंस दिखाए पूरे हफ्ते में। अपोलो हॉस्पिटल्स ये एक स्टार परफॉर्मर सरप्राइज आउटमूवर निकल कर आया, लगभग 9% की तेजी यहां पर भी थी। गिरावट का रुझान कहां था? अदानी एंटरप्राइजेज
प्राइसेस आप देखिए ऑलमोस्ट 3.5% तक की गिरावट के साथ ये निफ्टी का टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही एफएमसीजी स्पेस से नेस्ले करीबन 2% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। पूरे हफ्ते के हिसाब से अगर आप देखें तो टॉप गेनर्स में आरसीएफ समेत तमाम फर्टिलाइजर स्पेस काफी ज्यादा फोकस में थे। लगभग 22% के गेंस आपको आरसीएफ में आता हुआ दिखा। आरएचआई मैग्नेसिटा यहां पर भी आप देखिए 20% के गेंस थे। जिस तरह से इनके अधिग्रहण की खबरें आती हुई दिख रही थी वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव साबित होती हुई दिखी। और अगर आप पीएनबी की भी बात करें तो जिस तरह से सरकार से इनको मंजूरी मिली है यूटीआईएमसी में जो अपनी 15% से ज्यादा हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए, उसके बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ये काफी एक्शन में था। करीबन 8% के इंट्राडे मूव्स उस दिन इसने दिखाए। इनफैक्ट टॉप लूजर्स में पेटीएम 14.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। 450 के नीचे ये काउंटर भी लुढ़कता हुआ दिखा। आईएफबी इंडस्ट्रीज भी लगभग 11% की गिरावट दिखाते हुए दिख रहे थे। तो जो न्यू एज कंपनीज है वहां पर इस हफ्ते आपको दबाव देखने को मिला। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरा का पूरा हफ्ता छोटे मझौले शेयर एंड अगेन सरकारी बैंकों के नाम रहा। बीते कई वर्षों से अक्सर ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में या तो सिस्टम में कुछ खराबी आने से निवेशकों को ही अंततोगत्वा खामियाजा भुगतना पड़ता था। अब क्योंकि वो चालू शेयर बाजार में सौदे नहीं कर पाते थे, इसे लेकर जी बिजनेस ने कई बार निवेशकों को भरपाई करने की आवाज उठाई और अब सेबी ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या है गाइडलाइंस में, ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेशक जो है वो जुड़े हैं शेयर बाज़ार में, और इन निवेशकों के जुड़ने के साथ जो ब्रोकर्स का सिस्टम भी है वो भी एक तरह से उनका मॉडल भी बदला है। तो अभी ये बहुत बार समस्या देखने में आती है कि ख़ासतौर पर जो बहुत ज़्यादा डिजिटल मॉडल यूज़ करने वाले ब्रोकर्स हैं, और तो उनके यहाँ अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि जो क्लाइंट हैं उनके हमें मैसेज आते रहते हैं और शिकायत आती रहती है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, परेशानी हो रही है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ रही थी और ये सेबी के पास भी पहुंच रही थी। इसकी वजह से सेबी ने इसको लेकर व्यापक चर्चा करने के बाद एक नियम बनाया है और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक साफ़ नहीं थी उनको साफ़ करने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहली बात जो कही गई है कि टेक्निकल ग्लिच माना किसे जाएगा। अगर 5 मिनट तक या उससे ज़्यादा किसी ब्रोकर का सिस्टम नॉर्मल नहीं काम कर रहा है तो उसे टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा, और उस स्थिति में 1 घंटे के भीतर, यानी टेक्निकल ग्लिच की जब जानकारी मिली है उसके 1 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देनी होगी जिसका ब्रोकर मेंबर है। इसके अलावा 14 दिन के भीतर रूट कॉज एनालिसिस देना पड़ता है। रूट कॉज एनालिसिस देना पड़ेगा। रूट कॉज एनालिसिस देने का मतलब ये है कि क्या समस्या हुई, कब पता चली, उसको लेकर कैसे ठीक हुई, और उसको लेकर भविष्य में ऐसी समस्या ना आए ये रोकने के लिए क्या इंतजाम करें। ये सारी जानकारी जो है एक्सचेंज को देना पड़ेगा। साथ ही एक और अहम चीज़ है जो सेबी ने कहा है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनको डिसास्टर रिकवरी साइट बनाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज हैं या क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं या डिपॉजिटरीज हैं, उनकी जो है डिसास्टर रिकवरी साइट होती हैं। यानी ऐसी एक डिसास्टर रिकवरी साइट का मतलब ये हुआ कि वो ऐसी जगह होगी कि अगर मौजूदा जहाँ से काम काज कर रहे हैं जो उनका प्राइमरी सेंटर है वहाँ कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत आ जाए या कहें कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस स्थिति में उनका दूसरा सेंटर जो बैकअप साइट है वो चालू रहे। तो ऐसा ही ब्रोकर्स को भी बैकअप सेटअप बनाने के लिए कहा गया है। तो एक ये बात हुई। साथ ही ये भी कहा गया है कि रेगुलर मॉनिटर होना चाहिए। जब भी सिस्टम अगर ऐसा लगे कि 70% से ज़्यादा लोड पे है, उसकी कैपेसिटी के लोड पे है, तो उसके ऊपर जब बढ़े तो अलर्ट आते रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि हर ब्रोकर को ये देखना पड़ेगा, बड़े ब्रोकर को, कि उनका जो भी सिस्टम है उसमें जो पीक लोड हो, यानी मैक्सिमम टाइम पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हों, मैक्सिमम जो हो रहे हों, उनका जो भी पीक लोड है उस पीक लोड के कम से कम 1.5 गुना कैपेसिटी जो है उनको बनाकर रखनी होगी, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि कैपेसिटी बढ़ने की वजह से सिस्टम उनके सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आने लगे। तो इस तरह के तमाम सारे सुझाव जो है, तमाम सारे नियम जो है वो सेबी की ओर से दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।
यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनको नियमित तौर पर निगरानी करनी पड़ेगी कि ब्रोकर्स के सिस्टम जो है वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और जो कुछ जैसा होना चाहिए जो सेबी ने सुझाया है वो हो रहा है या नहीं। और भारत सरकार ने जब से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी किया है तब से इस पर काफी चर्चा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है।